अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आई हूँ। और सॉरी, बहुत दिनों के बाद आई हूँ क्योंकि हमारी ईद थी और ईद के बाद आज मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ आप लोगों के पास आती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर दूं कि जब भी हम अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इस टॉपिक को, जो आज का टॉपिक है यानी ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस को कवर करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 लेक्चर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस लेक्चर को कवर करें और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोग पहले इसके नेम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज ऑस्टियो? ऑस्टियो मींस बोन्स एंड प्रोसेस मींस पोरस। यानी बोन जो है वो क्या है, पोरस हो गई है या वीक हो गई है या ब्रिटल हो गई है। ठीक है, तो दिस इज द ऑस्टियोपोरोसिस जो हमें पता है अभी तक। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमने इस टॉपिक के अंदर जो चीजें कवर करनी है उसमें हमारे पास सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस पता होना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, फिर उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखना है कि किस तरह हम ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो बोन होती है वो वीक हो जाती है या फिर ब्रिटल हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी कोई भी पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, वो ऑस्टियोपोरोसिस का है और हम कहेंगे कि अगर पेशेंट कोई भी है, जाहिर सी बात है हमें पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में क्या होता है, बोन्स वीक हो जाती हैं और बोन्स क्या होती है, ब्रिटल हो जाती है। ठीक है, जब बोन्स वीक हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो फ्रैक्चर हो गए या फिर फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। छोटा सा जो है वो ट्रॉमा भी हो जाए उससे भी उनको क्या है, फ्रैक्चर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बहुत सारे कॉमन कंडीशन है, आगे आगे डिस्कस भी करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हम करते हैं तो फिर हमारे पास ये चीजें उस प्रोसेस की कंडीशन जो है वो आ सकती है और हमारे पास बेसिकली रिस्क फैक्टर्स में। तो ऑस्टियोपोरोसिस का जैसे हमने देखा कि ये जो है हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन वीक हो जाती है या फिर ब्रिटल हो जाती है। और हमने देखा कि ऐसी कंडीशन है जिसमें वहाँ पर चांसेस होते हैं फ्रैक्चर्स के बहुत ज़्यादा और बहुत कॉमन कंडीशन होती है ये। और ऑस्टियोपोरोसिस की जब बात की जाए तो ये हमारे पास एक मतलब ऐसी कंडीशन है जिसके कोई भी सिम्टम्स हमारे पास जो है वो नहीं आ रहे थे। ठीक है, हमें उसी प्रोसेस का कब पता चलता है जब पेशेंट जो है उसको कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ भी उसको होता है फ्रैक्चर वगैरह, तो तब हमें मोस्टली पता चलता है। फ्रैक्चर जो होता है वो मोस्टली हमारे पास स्पाइन एरिया में, हिप एरिया में, यानी जो हमारे पास थाई का एरिया, यहाँ पे जो हमारे पास फीमर की नेक है वहाँ पे हमारे पास फ्रैक्चर जो कॉमन है। उसके अलावा हमारे पास रिस्ट एरिया में जो फ्रैक्चर्स होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, तो हमें एक तो बात पता चल गई, जाहिर सी बात है बोन वीक है, बोन ब्रिटल है, तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स आर मोर कॉमन इन दैट पेशेंट हैविंग ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन। सो हमें ये भी पता चल गया कि मोस्टली एरियाज कौन से हैं, स्पाइन के एरियाज हैं, मोस्टली एरियाज स्पाइन का है। हमारे पास नेक ऑफ द फीमर का एरिया है, ठीक है, हमारे पास रिस्ट का एरिया है। सो these are most common areas where the fractures of the bone are more commonly linked to the osteoporotic patients. अब हमें पता होना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। हमें ये भी तो चीजें देखनी है कि आखिर हमें पता है, चलो पैथोलॉजी ये, ठीक है, हमें ये पता है कि ये मसला है या ये एक पैथोलॉजी होती है, कोई बीमारी है, ठीक है, और इस बीमारी में जो है ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये बीमारी हो क्यों रही है?
हमारे पास 2 चीज़ें यहाँ पे, या अगर मैं सिंपल वे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँ इस बारे में, तो इस बारे में हम यही डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना, ऑस्टियो मीन्स बोन है, प्रोसेस मीन्स पोरस हुई हुई है, वीक हुई हुई है, ब्रिटल हुई हुई है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास बोन होती है, ठीक है? वो रिच सोर्स है कैल्शियम का, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, एक चीज़ तो हमें यहाँ से ही पता चल गई कि ज़ाहिर-सी बात है, कैल्शियम क्या करती है, हार्डनिंग करवाती है बोन की, ठीक है? बोन का मिनरल है, बोन की खुराक है। तो अगर वो कम होगी तो हमें पता होना चाहिए कि बोन क्या होती है, वो वीक हो जाएगी या फिर ब्रिटल हो जाएगी। और जो एक और चीज़ है, हमारे पास विटामिन डी जो है, उसकी अगर डिफ़िशियंसी हो जाती है, वो हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे जैसे उन्होंने थोड़ी-सी डिस्कशन की है कि अगर बोन का मास जो है वो कम हो जाता है या फिर बोन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो हमारे पास क्या आता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो, ये इसकी वजह है, ठीक है? मतलब जैसे हमने बात की कि बोन वीक हो गई है या बोन ब्रिटल हो गई है। वीक कैसे होगी? जब मिनरल लॉस होगा, ठीक है? बोन मास जो है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा, बोन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, सही? तो अब हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में हमें यही पता होता है कौन सी कंडीशंस हैं व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग दिस पैथोलॉजी, और वी कैन से दैट दिस कंडीशन। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक हमारे पास स्मोकिंग प्ले कर सकता है, हमारे पास जो मेनोपॉज है वो कर सकता है, फीमेल्स में वो ज़्यादा चांसेस होता है होने के, फैमिली हिस्ट्री जो है ऑस्टियोपोरोसिस की हो, एक्सरसाइज अगर लॉस, मतलब कम एक्सरसाइज कर रहा हो पेशेंट, या ऐसे ही लेटा रहता हो हर टाइम, या कोई उसकी फिजिकल एक्टिविटी ना हो, सो दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्टिंग इन ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन। स्मॉल बोन फ्रेम होगी, ऐसी बात है, हमने बात की थी कि कैल्शियम कम होगा तो हमारे पास तब भी होगा, लो कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। डिफरेंट पैथोलॉजीज हो सकती है, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है वो भी इससे कंसर्न है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर किसी पेशेंट को है तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस क्रिएट कर सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट भी कर सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का पेशेंट भी कर सकता है, हाइपोगोनाडिज्म जो है वो भी हमारे पास क्या है, ये पैथोलॉजी वो क्रिएट कर सकता है। और अगर एज की बात की जाए तो 30 की एज में, मिड में हमारे पास पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस देखने में आता है, बट मोर लाइकली जो है वो एडवांस एज में देखा जाता है। मेडिकेशंस अगर कोई पेशेंट यूज कर रहा है, स्टेरॉइड्स की मेडिकेशन ले रहे हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है, प्रेडनिसोन, डिफरेंट चीजें हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली रिस्क फैक्टर्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। अब ऑस्टियोपोरोसिस के हमें पता है कि सिम्पटम्स जो है वो नहीं आते हैं। जब बोन हमारे पास फ्रैक्चर हो जाती है तब हमारे पास मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस के हमारे पास सिम्पटम्स देखने में आते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास हाइट जो होती है वो क्या आती है, वो लॉस हो जाती है, डिफॉर्म स्पाइन हो जाती है। ड्वैगर्स हम्प मीन्स क्या होता है कि जो फ्लेक्शन हुई हुई होती है उन पेशेंट के अंदर, और उनकी जो स्पाइन है वो राउंडेड होती है, और अनएक्सप्लेन्ड बैक पेन एंड फ्रैक्चर्स देखने में आते हैं। ठीक है, तो आगे हम बाद में देखते हैं क्योंकि आई थिंक सो इट्स टू मच। तो आज के जो है हमारा टॉपिक, वो उसमें हमने पहले देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें हमारे पास क्या होता है कि बोन वीक हो गई है, ब्रिटल हो गई है। ये जो डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है, जब हमारे पास बोन का मास जो है वो कम हो जाएगा, बोन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जब हमारे पास बोन जो है वो, उसमें विटामिन डी या फिर कैल्शियम वगैरह की, मिनरल्स वगैरह की डिफिशियंसी हो जाएगी। So these conditions are basically responsible for creating the osteoporosis condition, and अगर देखा जाए osteoporosis के बारे में, तो osteoporosis जाहिर सी बात है, जब बोन वीक है तो more chances are responsible for creating the fractures within the osteoporotic patients as comparable to non-osteoporotic patients। सही, ये बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशन होती है। हमने इसके डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स देखे हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स हमने बहुत सारे देखे हैं। हमने एक और बात भी की थी कि ये मोस्ट कॉमन हमारे पास स्पाइन एरिया में होता है, हमारे पास जो नेक है उसकी, फीमर की, वहां पे होता है। हमारे पास रिस्ट एरिया में फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस ये था, और हमने फिर रिस्क फैक्टर्स देखे थे स्मोकिंग में, फीमेल्स में, पोस्ट मेनोपॉजल में, और जिनमें एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते पेशेंट्स, ठीक है, हम कह सकते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स में हो सकता है ये। उसके अलावा अगर देखा जाए तो
बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं लाइक, और हमारे पास था डिफरेंट ड्रग्स वगैरह अगर कोई ले रहा है लाइक प्रेडनिसोन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हैं, और भी डिफरेंट मेडिकेशंस। अगर किसी को पेशेंट को पैथोलॉजीज हैं लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया, जो है हाइपरपैराथायरॉइडिज्म हो गया, हाइपोगोनाडिज्म हो गया। सो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन। ठीक है, हमने बहुत सारी बातें की आज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। सिम्पटम्स हमें पता है कि हाइट जो होती है वो छोटी हो जाती है। मोस्टली सिम्पटम्स हमारे पास अपीयर नहीं होते हैं, हमें नहीं पता चलता कि पेशेंट जो ऑस्टियोपोरोटिक है, बट मोस्टली जब फ्रैक्चर हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये पेशेंट जो है वो क्या है, ऑस्टियोपोरोटिक का पेशेंट है या ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है। ठीक है, तो हाइट क्या होती है वो कम हो जाती है। जो others हम we consider this kind of patient having the front side flexion as well as having the round back area. So unexplained back pain होता है इनको, और फ्रैक्चर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं इन केसेस में। चले हम ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोन डेंसिटोमेट्री। ठीक है, बेसिकली बोन डेंसिटोमेट्री एक ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग एग्जामिनेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए देखते हैं कि हमारे पास जो बोन का मास है वो कम है या ज्यादा, जितना भी है हम उसको देखते हैं। ठीक है, कैल्शियम का, विटामिन डी का, और ये सारी चीजें हम देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द वे ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बोन। ठीक है, कैल्शियम को बेसिकली देखा जाता है कि बोन के अंदर कैल्शियम कितनी है। ठीक है, बोन डेंसिटी को बेसिकली देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो जितनी ज्यादा बोन के अंदर होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बोन। ये हम पढ़े बोन डेंसिटोमेट्री। ठीक है, अच्छा, अब एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बोन डेंसिटोमेट्री के अंदर कि यहाँ पे हम एक चीज यूज कर रहे होते हैं जिसका नाम है डेक्सा। डेक्सा मीन्स क्या होता है? डेक्सा मीन्स जो होता है कि हमारे पास ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री। ठीक है, या एब्जॉर्प्शन हम कह सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ड्यूअल एनर्जी एक्सरे की बेसिकली एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। एक्सरे की तरह ही परफॉर्म करवाया जाता है। पेन टेस्ट होता है, और इस टेस्ट के अंदर कोई भी जो है वो मतलब पेन वगैरह फील नहीं होता है, बिल्कुल एक्सरे की तरह होता है। तो बेसिकली इसको जो यूज किया जा रहा होता है वो कैल्शियम जो है वो उसकी डेंसिटी को देखा जाता है या बोन मिनरल डेंसिटी को देखा। मोस्टली जो मेजरमेंट की जाती है वो स्पाइन में, हिप एरिया में। ठीक है, जो हमारे पास फैमरल नेक एरिया वहां पे दी जाती हैं। डेक्सा रिजल्ट जो होते हैं वो उसको स्कोर की फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है, या आप लोग देख सकते हैं अगर हमारे पास स्कोर जो है वो लोअर नहीं होगा, मतलब -1.0 अगर स्कोर होगा तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर वो -1.0 -2.5 के दरमियान लाई कर है तो उस पेशेंट को ऑस्टियोपीनिया की कंडीशन है। यानी ऑस्टियोपीनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो माइल्ड जो है हमारे पास बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो लॉस हुई भी होती है। और अगर हमारे पास इसका जो स्कोर है, टी स्कोर जो है वो -2.5 से लोअर हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आएगी। तो बेसिकली डेक्सा को हम यूज कर होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कैल्शियम वगैरह कितना है, और अगर हमारे पास टी स्कोर के अकॉर्डिंगली फिर हम देखते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी नॉर्मल है या फिर ऑस्टियोपीनिया हुआ है या फिर हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। ठीक है, और अच्छा, अब बोन डेंसिटोमेट्री कौन कौन करवा सकता है? बोन डेंसिटोमेट्री हमारे पास वो पेशेंट करवा सकते हैं जो मतलब देखना चाहते हैं कि उनकी बोन्स के लिए कितनी कैल्शियम की कंसंट्रेशन है, या फिर हम मतलब उनको भी प्रेफर करते हैं जो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है तो कम ही लोग करवाते हैं। उन लोगों को जस्ट प्रेफर किया जाता है जो मतलब डेंटल लेवल पे ऑस्टियोपोरोसिस के हों, या फिर जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होती है, और उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट जो हो रहा होता है उसके इफेक्टिवनेस को बेसिकली देखने के लिए हम क्या करवाते हैं, डेक्सा करवाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम जो हमने बात की थी डेंसिटोमेट्री वो हम करवा सकते हैं। और एस्ट्रोजन डिफिशिएंट वुमेन जो है वो करवा सकती है इनको। उसके अलावा स्पाइनल एब्नॉर्मलिटीज के पेशेंट्स करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई पेशेंट जो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह ले रहा है लाइक प्रेडनिसोन वगैरह हैं तो वो उनको ये प्रेफरेबल होता है ये वाला।
अब ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हम बाद में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी और आई होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और आज हमने ऑस्टियोपोरोसिस देखा, हमने रिस्क फैक्टर्स देखे और रिस्क फैक्टर्स के बाद जो मैंने एक बार रिवाइज़ भी कर दिया था और हमने एक और चीज़ देखी थी। एक और चीज़ हमने देखा था कि डेंसिटोमेट्री क्या है, ठीक है? डेंसिटोमेट्री का हमने कुछ देखा था कि डेंसिटोमेट्री बेसिकली कैल्शियम की डेंसिटी को देखने के लिए कैल्शियम कितना बोन के अंदर प्रेज़ेंट है, ठीक है? फिर हमने बताया था डेक्सा के बारे में। डेक्सा एक बेसिकली ड्यूअल एनर्जी एक्स-रे एब्ज़ॉर्प्टोमेट्री आई थिंक सो ये एब्ज़ॉर्प्शन है। तो इसको हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं और इसके थ्रू हम देखते हैं टी स्कोर के अकॉर्डिंगली हम देख रहे होते हैं कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन कितनी है या फिर बोन जो मिनरल डेंसिटी है वो कितनी है। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी और आई होप सो आप लोगों को जो है वो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा and don't forget to subscribe to my channel, like my videos and share with your friends and family. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा है बिकॉज़ इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड और गुज़री हुई सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।